नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रतनलाल गुर्जर और एक बार फिर से आपका मंथन भाई रतन गुर्जर यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले 2 वीडियो को आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना और सब्सक्राइब भी किया, शेयर भी किया, मैं आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि हमने राष्ट्रपति से शुरुआत की थी, कल हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में जाना था। आज हम आगे राष्ट्रपति की शक्तियों को पढ़ेंगे। कार्यपालिका शक्ति के बाद आज हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका से संबंधित ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो हेडिंग डालेंगे अपन राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां। राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां। देखो दोस्तों, अभी हम संघीय कार्यपालिका के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो कि कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। आगे हम व्यवस्थापिका के बारे में चर्चा करेंगे, उसमें भी व्यवस्थापिका से संबंधित शक्तियों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो एक दूसरे का आपस में लिंक है, तो आप यहाँ पर भी ध्यान रखिए और आगे भी आप ध्यान रखना, तो आपको पक्का याद हो जाएगा। राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका से संबंधित शक्तियाँ, एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 79 जो अनुच्छेद है वो क्या कहता है कि भारत में एक संसद होगी। भारत में एक संसद होगी, जो कि हम संसद पढ़ेंगे, उसमें आपको बताया जाएगा। लेकिन वो राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका से संबंधित शक्तियों के बारे में है। तो मैं आपको ये बता दूं कि भारत में एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनेगी। दोस्तों, कई बार, एक बार नहीं, कई बार एग्जामों में आता है कि भारत में संसद किनसे मिलकर बनती है। तो सबसे पहले ऑप्शन जो आता है, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, भारत में एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में संसद होगी, ऑप्शन आता है लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों को मिलाकर, ऑप्शन आता है बी ऑप्शन लोकसभा एवं राष्ट्रपति दोनों को मिलाकर, ऑप्शन आता है सी लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों को मिलाकर, ऑप्शन आता है डी लोकसभा एवं राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। तो डी वाला ऑप्शन सही है कि अक्सर लोग गलत कर जाते हैं कि लोकसभा एवं राज्यसभा को संसद समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संसद में कानून का निर्माण होता है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि राष्ट्रपति संसद का अंग कैसे है।
राष्ट्रपति संसद का अंग इसलिए है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो भी कानून का निर्माण होता है, जो भी विधेयक लोकसभा में पारित होता है, फिर वो राज्यसभा में पारित होता है, फिर वो राष्ट्रपति के लिए हस्ताक्षर के लिए जाता है। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई विधेयक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता है। तो राष्ट्रपति खुद एक संसद का अभिन्न अंग हो गया है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास संसद की जो प्रक्रिया से पारित विधेयक है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने आएगा। इस वजह से राष्ट्रपति को संसद का एक अभिन्न अंग माना गया है। दूसरा, वो आगे हम पढ़ेंगे वैसे, कि राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग क्यों माना गया है। क्योंकि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, मान लो संसद नहीं है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत एक अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। तो संसद भी कानून बना रही है, और जब संसद नहीं चल रही है, राष्ट्रपति के अध्यादेश से कानून बन रहा है, इसका मतलब राष्ट्रपति भी संसद का एक अंग, अभिन्न अंग है। तो दोस्तों ये ध्यान में रखें, संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा तीनों से मिलकर के होता है। आगे हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका से संबंधित शक्तियों के बारे में, कि राष्ट्रपति व्यवस्थापिका में ऐसा और क्या कार्य करता है जिससे वो उनकी शक्ति प्रदर्शित होती हो। तो एक अनुच्छेद और आता है, अनुच्छेद 331। राष्ट्रपति को लगे कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। ध्यान से सुनो, अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में अगर राष्ट्रपति को लगे कि उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि एंग्लो इंडियन है क्या। एंग्लो इंडियन का मतलब आंग्ल भारतीय, पति और पत्नी में से एक व्यक्ति कोई भी यूरोपीय समुदाय का हो और एक भारतीय हो, और यहाँ पर वो रह रहे हो, तो उनको भी पूरा अधिकार है कि लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व भी झलकना चाहिए। तो 2 सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करता है। 2 आंग्ल भारतीय, 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करता है। जैसा कि हमने पहले भी देखा था, या आपके हिसाब से लिख लेना, ध्यान रहे आपको, केवल इतना सा बता देता हूँ। जिस प्रकार से राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका की शक्तियों के संबंध में 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करने का अधिकार है, वैसे ही अनुच्छेद 80 के तहत ये कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, वो ही मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आपको पक्के याद होने चाहिए, क्योंकि कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो भी आप उन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। बारह सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, वो 12 सदस्य कौन हो सकते हैं?
जिनको राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है वो साहित्य के क्षेत्र में हो सकते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान, कला या खेल, इन क्षेत्रों में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। जैसा कि मैंने राष्ट्रपति के निर्वाचन में बताया था कि 2 लोकसभा के मनोनीत सदस्य और 12 राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में ये 12 और 2 सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको याद रखना है। अब 12 जो सदस्य हैं, वैसे अपन अधिकतर देखते हैं कि राज्यसभा में कुछ को छोड़कर जो प्रमुख नेता होते हैं विभिन्न पार्टियों से, जो जिनकी सरकार है, वो उनको बैकडोर एंट्री कह सकते हैं कि अगर उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और हार गए तो उनको राज्यसभा में भेज दिया जाता है। ऐसी ही बातें हमें सुनने को मिलती है। साहित्य, विज्ञान, कला या खेल वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, लेकिन हमें जो कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से याद रखना है वो यही है कि साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान, कला और खेल क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति को ही राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। अब मैं इसको मिटा देता हूं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है दोस्तों, ये भी आपको पक्का याद होना चाहिए। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। दोस्तों, वर्ष में 2 बार संसद का सत्र चलना जरूरी होता है, या पिछला विधानसभा सत्र कब चला था उसके और अब जो विधानसभा सत्र चलेगा उसमें 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब साल में कम से कम 2 बार संसद का सत्र जरूरी होता है। वैसे अक्सर 3 बार संसद का सत्र चलता है। प्रमुख सत्र बजट सत्र होता है, ये हम जब संघीय व्यवस्थापिका पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे, उसमें और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो 2 बार जो संसद का सत्र चलता है कम से कम, तो अगर मान लो वर्तमान में ऐसे कोई कानून की ज़रूरत है देश को और संसद का सत्र नहीं चल रहा है, क्योंकि कोई भी कानून का रूप कैसे धारण करेगा, तो आपको मैंने बताया कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होना चाहिए, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस पर होने चाहिए, तब जाकर के वो कानून का रूप धारण करता है। मान लो संसद का सत्र चल ही नहीं रहा हो और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर भारत को कानून की ज़रूरत हो तो राष्ट्रपति के अध्यादेश से कानून शुरू हो जाता है। तो वो जो कानून लागू होता है, वो कानून उसकी अधिकतम अवधि कितने दिन तक वो कानून का रूप धारण किए रहता है, तो उसकी अवधि आएगी दोस्तों 6 माह, या सत्र शुरू होते ही, सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक,
ये दोनों चीज़ आपको पक्की याद होनी चाहिए। ये मैंने 6 माह जो संविधान में हमारे दिया हुआ है वो इसीलिए है क्योंकि आपको बताया मैंने कि 6 माह में तो कम से कम संसद का सत्र चलेगा ही चलेगा, तो बिना संसद की अनुमति के कोई कानून नहीं बन सकता है। तो 6 माह तक वो कानून का रूप धारण किए रहता है, बाद में उसे संसद से पारित होना आवश्यक है। बाद में अगर संसद के दोनों सदनों से वो पारित हो जाता है तो वो कानून का रूप धारण किए रहता है। अगर संसद ने उसे खारिज कर दिया है तो वो कानून वापस रद्द समझा जाता है। क्या राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो दोस्तों नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति केवल सामान्य विधेयक पर अध्यादेश जारी कर सकता है। वित्त विधेयक या धन विधेयक पर भी अध्यादेश जारी नहीं किया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि वर्तमान केंद्र सरकार ने 3 तलाक का मुद्दा जो हमारे देश में चला, 3 तलाक से संबंधित राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी करके कानून लागू किया था। जैसे ही 2 या 3 या 4 महीने बाद संसद का सत्र शुरू हुआ तो ये 3 तलाक कानून लोकसभा से तो पारित हो गया, क्योंकि लोकसभा में सामान्य विधेयक के लिए जो साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है 50+1 वो केंद्र सरकार के पास है, वहाँ से पारित हो गया। लेकिन राज्यसभा से वो पारित नहीं हो पाया था तो वापस वो रद्द हो गया था। फिर वापस राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया था, वापस उसको कानून को लागू किया था। फिर वापस लोकसभा और राज्यसभा का सत्र शुरू हुआ, फिर लोकसभा से पारित हुआ और राज्यसभा से भी आखिरकार पारित करवा लिया और 3 तलाक कानून लागू हो गया। जो अध्यादेश जो शुरू होता है, क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से अध्यादेश शुरू कर देगा? जैसा कि आपको मैंने शुरू से ही बताया है कि राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख है, तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से ही काम करता है। तो मंत्री परिषद के कहने पर राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है। ठीक है, ये भी आपको पक्का याद होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कोई अध्यादेश नहीं लाता है, क्योंकि वास्तव में जो सरकार चला रहे हैं वो मंत्री परिषद एवं उनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही वास्तविक शासनाध्यक्ष होते हैं। तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है और उसकी अधिकतम अवधि 6 माह तक वो लागू रह सकता है या संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक 42 दिन तक लागू रहता है। एक और जो इम्पोर्टेंट बात है व्यवस्थापिका की शक्तियों से संबंधित, वो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत अनुच्छेद 85 में भी 2 है, ये मान लो आप। अनुच्छेद 85 के तहत प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकता है। देखो दोस्तों, यहाँ ये शब्द आ गया, ये शक्ति तो राष्ट्रपति को है कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है। सीधे सरल भाषा में अगर क्वेश्चन आ जाए कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, तो उसमें प्रधानमंत्री आ जाए तो गलत है, राष्ट्रपति आ जाए तो सही है। लेकिन ऑप्शन ये आ जाए कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, तो वो ज़्यादा सही है। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो एक एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। ऐसे नहीं है कि हम बहुत सी कुछ भी चीज़ें लिखा रहे हैं, जो भी लाइन लिखी जा रही है
उस लाइन को आपको पूरे ध्यान से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन उसी लाइन में से एक या दो हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकता है। जैसे लोकसभा को जो भंग करेगा राष्ट्रपति, पहले ये भी क्वेश्चन आया था, क्या लोकसभा जब भंग रहती है तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और यहाँ पर जब लोकसभा भंग हो जाएगी तो क्या मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है? दोस्तों नहीं, लोकसभा भंग होने पर भी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है भंग होने की स्थिति में। बाकी तो दूसरी बार के लिए अगर कोई कानून राष्ट्रपति के पास संसद प्रस्ताव पारित करके भेज दे तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता ही है। तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को है, और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। एक ये और दिमाग में क्वेश्चन आता है, व्यवस्थापिका की शक्तियों से संबंधित कोई भी कानून दोनों सदनों का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। क्या राष्ट्रपति अगर उस पर हस्ताक्षर नहीं करे तो वो कानून का रूप धारण कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन दोनों सदनों ने किसी भी विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा है, राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रहे, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजा जाए तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। लेकिन दोस्तों अनुच्छेद 111 आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति को वीटो पावर की शक्ति प्राप्त है। तो ये वीटो पावर क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर एग्जामों में ये पूछ लेते हैं कि राष्ट्रपति की वीटो पावर की शक्ति भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो 111 में सीधे तौर पर ये कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति अनुच्छेद 111 में है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से 111 ये कहता है कि राष्ट्रपति कोई भी कानून संसद के दोनों सदन पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजेंगे तो राष्ट्रपति उस पर सहमति दे सकता है या सहमति को रोकने की भी कह सकता है। तो दूसरा, राष्ट्रपति कोई भी कानून संसद के दोनों सदनों से पारित होकर आता है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तीसरा, संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति ना तो हस्ताक्षर करता है और ना ही पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। इन तीनों के अलग अलग क्या नाम है, क्या अर्थ है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला है वीटो पावर में अत्यंतिक वीटो या निषेधाधिकार की शक्ति।
अत्यंतिक वीटो या निषेधाधिकार की शक्ति में राष्ट्रपति हस्ताक्षर से रोक भी सकता है हस्ताक्षर करने से रोकने की कहता है कि भाई मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा हूं, या ऐसी परिस्थिति बन जाए कि लोकसभा भंग हो गई है और लोकसभा और राज्यसभा ने कानून पारित करके भेज दिया है, तो राष्ट्रपति को लगे कि भाई इन्होंने संवैधानिक तरीके से ये उपयुक्त नहीं है, तो राष्ट्रपति उस कानून पर हस्ताक्षर करने से रोक सकता है। दूसरा, निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज देता है। निलंबनकारी वीटो में राष्ट्रपति किसी भी कानून को वापस संसद को भेज देता है, ये निलंबनकारी वीटो कहलाता है। तीसरा जो है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। क्वेश्चन आ जाता है पॉकेट वीटो या जेबी वीटो की या वीटो की शक्ति किसे प्राप्त है। ऑप्शन आ जाता है राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, या प्रधानमंत्री को, या उपराष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को जेबी वीटो या पॉकेट वीटो या वीटो की शक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। दोस्तों, जेबी वीटो में क्या होता है, ना तो हस्ताक्षर होता है राष्ट्रपति का, ना तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है और ना ही पुनर्विचार के लिए भेजता है। ना तो हस्ताक्षर किए जाते हैं, ना ही पुनर्विचार के लिए भेजता है। क्या भारत में ऐसा कहीं हुआ है कि राष्ट्रपति ने ना तो हस्ताक्षर किए और ना ही उसको वापस पुनर्विचार के लिए भेजा? बिल्कुल, एक बार जेबी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा हुआ है। ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। इसे आप स्क्रीनशॉट या नोटबुक में उतार सकते हैं। तो राष्ट्रपति हुए 1986 में ज्ञानी जेल सिंह ने डाकघर विधेयक पर जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। क्वेश्चन आता है भारत में कितनी बार जेबी वीटो का प्रयोग किया गया? तो एक बार, और वो भी 1986 में डाकघर विधेयक पर। राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हुए डाकघर विधेयक पर ना तो हस्ताक्षर किए और ना ही पुनर्विचार के लिए भेजा गया। ये राष्ट्रपति की हम व्यवस्थापिका से संबंधित शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं। जो भी अनुच्छेद मैंने बताए हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप उतार सकते हैं। व्यवस्थापिका की शक्तियों की और चर्चा करते हैं हम कि संसद का जो सत्र शुरू होता है, सत्र शुरू होना राष्ट्रपति से शुरू होता है। राष्ट्रपति ही संसद के सत्र को आहूत करता है
ये बात आप ध्यान में रखें कि संसद के सत्र आहूत करने की शक्ति किसे है, तो राष्ट्रपति को है, और सत्र के समाप्ति की शक्ति किसे है, तो वो भी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। लेकिन एक चीज आप यहाँ ध्यान रखना, सत्रावसान, राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है, सत्रावसान करता है। सत्रावसान का मतलब सत्र की समाप्ति करता है। यहाँ एक आपको ध्यान रखना है कि सत्र चल रहा हो और उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगन जो होता है वो कौन करता है, तो वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगन करता है। लेकिन सत्र का अवसान कौन करेगा, सत्र की समाप्ति कौन करेगा, तो वो राष्ट्रपति सत्र की समाप्ति करता है। जब नई लोकसभा का गठन हो जाता है तो नई लोकसभा के प्रथम सत्र की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण के माध्यम से करता है, या प्रथम वर्ष के या हर वर्ष के प्रथम सत्र में जो महत्वपूर्ण सत्र होता है बजट सत्र, उसमें भी राष्ट्रपति का अभिभाषण दिया जाता है। या संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति किसे है, तो वो भी राष्ट्रपति को प्राप्त है, संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति। ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है, सत्रावसान करता है, अभिभाषण देता है, मैं बोल रहा हूँ और लिख जैसे कम रहा हूँ तो आप मेरे बोलने के हिसाब से उसको नोट कर सकते हैं। संसद का सत्र आहूत करता है, सत्रावसान करता है, अभिभाषण देता है, संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है, जब लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो राष्ट्रपति एक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। अस्थायी अध्यक्ष, जब नवीन लोकसभा का गठन हुआ है, पुरानी लोकसभा का विघटन होकर के चुनाव द्वारा नई लोकसभा का गठन हुआ है, उसमें सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है। प्रोटेम स्पीकर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है या प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर भी दोस्तों लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से होता है, जो कि लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान लोकसभा के गठन पर श्री कमलनाथ को राष्ट्रपति ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया था। ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि अभी जो लोकसभा चल रही है उसमें किसको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, तो कमलनाथ को बनाया गया था। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और वर्तमान में लोकसभा के गठन पर किसको नियुक्त किया गया था, तो कमलनाथ को नियुक्त किया गया था। राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका की शक्तियों में हम चर्चा कर रहे हैं। जो अनुच्छेद मैंने बताए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे आता है अनुच्छेद 103।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे संबंधित कि अनुच्छेद 103 क्या कहता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से सलाह मशविरा करके लोकसभा के सदस्यों की या संसद के सदस्यों की निर्वाचन से संबंधित निर्योग्यता का निर्धारण करता है। मतलब ये राष्ट्रपति को अधिकार है कि कोई भी सदस्य गलत तरीके से चुनाव जीत कर नहीं आया हो या किसी की योग्यता नहीं हो और वो चुनाव जीत करके गलत योग्यता दर्ज करा करके चुनाव जीत गया हो, तो उसकी योग्यता का निर्धारण निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। संसद सदस्यों की निर्योग्यता निर्वाचन आयोग की सलाह से निर्वाचन आयोग की सलाह से कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देखो दोस्तों, संसद सदस्यों की निर्वाचन से संबंधित योग्यता के बारे में आप यहाँ ध्यान रखें। एक क्वेश्चन और बनता है जो आपको घुमा सकता है। वो कैसे कि दल बदल से संबंधित निर्योग्यताओं के बारे में लोकसभा का अध्यक्ष उस पर कार्रवाई करता है। ध्यान से सुने, दल बदल से संबंधित निर्योग्यताओं के संबंध में लोकसभा का अध्यक्ष उस पर कार्रवाई करता है, ना कि राष्ट्रपति। ये निर्वाचन से संबंधित है। ये आप ध्यान रखें कि इन सदस्यों ने निर्वाचन में अगर कोई तथ्य छिपाए हैं या गलत योग्यता से वो सदस्य बन गए हैं, तो निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति उनकी सदस्यता को समाप्त कर सकता है या राष्ट्रपति उन सदस्यों के बारे में निर्णय ले सकता है। लेकिन दल बदल से संबंधित ये हम वैसे संसद पढ़ेंगे तब बताएंगे। दल बदल से संबंधित योग्यता के बारे में लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है। ये आप विशेष ध्यान रखें। ये मैंने कोष्टक बना करके इसमें लिख दिया है कि निर्वाचन से संबंधित या दल बदल के अलावा जो भी संसद के सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण करना है वो निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करेगा और दल बदल से संबंधित योग्यताओं का निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। जैसा कि अभी ताज़ा घटनाक्रम में आपको मैं बता दूं कि राजस्थान विधानसभा में, क्योंकि दोस्तों जो स्थिति केंद्र में संसद की है या लोकसभा की है वो स्थिति राज्यों में विधानसभाओं की है। जो स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की है वो स्थिति राज्यों में राज्यपाल की है, और जो स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की है वो स्थिति राज्यों में राज्यपाल की है, और जो स्थिति केंद्र में प्रधानमंत्री की है वो स्थिति राज्यों में मुख्यमंत्री की है। इनको आपस में आप जब आप संसद पढ़ेंगे और विधानमंडल पढ़ेंगे दोनों में आप कंपैरिजन करना, कुछ स्थितियां अलग है बाकी सेम होती है, तो इससे आपको याद करने में सुलभता रहेगी। तो अभी हाल ही के घटनाक्रम के बारे में मैं बता रहा था कि राजस्थान विधानसभा में 6 बसपा के सदस्य बहुजन समाज पार्टी से 6 विधायक जीत करके आए थे और उन 6 विधायकों का कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया। जैसा कि कोर्ट में मामला गया, अभी भी कोर्ट में चल रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि दल बदल कानून जो कि 10वीं अनुसूची में है और संविधान में एक संशोधन हुआ था 1985 में, दल बदल कानून, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति अपना दल नहीं बदल सकता है।
अगर वो दल बदलता है तो लोकसभा स्पीकर या राज्यों में विधानसभा स्पीकर या विधानसभा अध्यक्ष दल बदल कानून के आधार पर उनकी सदस्यता को समाप्त कर सकता है। लेकिन इसके अंदर कुछ नियम हैं। अगर उस दल के कुल सदस्यों का 2/3 सदस्य एक साथ किसी दूसरे दल में जाना चाहते हैं तो उनका विलय वैध है। अगर 2/3 सदस्य नहीं हैं और अगर वो दूसरे दल में जाना चाहते हैं, क्रॉस वोटिंग करते हैं, तो लोकसभा का स्पीकर या राज्यों में विधानसभा का स्पीकर उनकी योग्यताओं को समाप्त कर सकता है या उनकी सदस्यता को समाप्त कर सकता है। ये हम डिटेल से आगे और जानेंगे, लेकिन मैंने बता दिया कि दल बदल कैसे होता है। तो बसपा के 2/3 नहीं 100% सदस्यों ने कांग्रेस पार्टी में विलय किया था। इस वजह से उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी और स्पीकर ने उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं की है। लेकिन मामला कोर्ट में चला गया। देखते हैं आगे क्या होता है। तो अनुच्छेद 103 के तहत संसद सदस्यों की निर्योग्यता का निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति निर्णय करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका से संबंधित जो भी शक्तियां हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है। इनको आप और देखना। अगर आपको इनमें से ही कुछ क्वेश्चन उठ रहे हों या सर ने इसमें ये चीज़ छोड़ी है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से सजेस्ट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी परीक्षा उपयोगी सामग्री को वीडियो के माध्यम से आपको बता सकूं। धन्यवाद।